जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमारी क्लास आज स्टार्ट हो चुकी है और रोज रात्रि 9 बजे ये क्लास स्टार्ट होती है। और दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। कहां से? प्ले स्टोर से, जहां पर आपके टीजीटी पीजीटी नेट से संबंधित कोर्स उपलब्ध हैं। दोस्तों एमपी टेट से संबंधित उपलब्ध हैं। आप जल्दी से इसको डाउनलोड करें। और साथियों इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस इंस्टॉल आपको कर लेना है। और यहां पर दोस्तों आपको एक कोर्स उपलब्ध है, पर्यावरण अध्ययन की पीडीएफ नोट्स है, टीजीटी पीजीटी का आपका पूरा अध्ययन है ना कोर्स है, और एमपीजीके का भी है, और भी बहुत सारे कोर्स हैं यहां पर उपलब्ध है। ठीक है, अब दोस्तों ये माई कोर्स है। इस माई कोर्स पर आपको देखना है, स्टोर पर जाना है और स्टोर पर जाकर के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों आपको एक कोर्स कैसे लेना है, तो आप जब इस कोर्स पर क्लिक करेंगे स्टोर पर जाकर के, तो यहां पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और यहां पर आपका अमाउंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां आपके अमाउंट 1500 दिख रहे होंगे। 20 तारीख के पहले के लिए कूपन रखा गया है, डिस्काउंट कूपन। ठीक है, तो ये डिस्काउंट कूपन आपको दिखेगा नीचे, तो व्यू ऑल कर देना और आपको दिखेगा नीचे कूपन इस प्रकार से, तो आपको अप्लाई कर देना है। तो ये कूपन आपका लागू हो जाएगा और 20 तारीख के पहले 300 रुपए डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फिर आप इस प्रकार से दोस्तों अपनी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से। ठीक है, सभी से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड जरूर करना है ना। चलिए, तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोगों के लिए बहुत बहुत दोस्तों धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और आज का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग तैयार हों तो स्टार्ट करें आज का ये सेशन। चलिए, तो सभी लोगों ने ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया होगा। अब अपनी जो पढ़ाई होती है रोज की तरह 9 बजे हम फिर अध्ययन करते हैं। तो आपको आज का पहला प्रश्न बताना है कि वंदे वाणी विनायकऊ इनमें से किसका निबंध संग्रह है। वंदे वाणी विनायकऊ इनमें से किसका निबंध संग्रह है, आपको बताना है। शिव कुमार जी अमेठी, वंदे वाणी विनायकऊ इनमें से किसका निबंध संग्रह है। और आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, वंदे वाणी विनायकऊ। वंदे वाणी विनायकऊ निबंध संग्रह की रचनाकार कौन माने जाते हैं। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माया राम जी। उत्तर हो जाएगा आपका राम वृक्ष बैनीपुरी। राम वृक्ष बैनीपुरी, वंदे वाणी विनायकऊ, राम वृक्ष बैनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बैनीपुरी। ये नंबर जिन्होंने आंसर चयन किया है उनका तो बिल्कुल आंसर सही है। सही आंसर बताया सभी लोगों ने। अब आपको बताना है दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है, सुनील शर्मा जी 28 का आंसर बताना है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, कई एग्जामों में पूछा भी जाता है। बाल मुकुंद गुप्त जी का भारत मित्र है, प्रज्ञा मित्र है, शिव सागर की चिट्ठियां हैं, या फिर शिव शंभू के चिट्ठे हैं। यानी कि 28 का आंसर बताया है कमला ठाकुर जी, वेरी गुड आंसर, शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। और आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसका है, शिव शंभू के चिट्ठे। और आपने देखा होगा दोस्तों यहां पर क्या है, चिट्ठे, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बाल का यहां चिट्ठा बना लेते हैं, बाल का चिट्ठा। बाल का चिट्ठा, तो बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे, इस प्रकार से याद रखना है। बाल मुकुंद गुप्त निबंध संग्रह रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू का चिट्ठा। आईएमपी लगा लेना, इसमें स्टार लगा लेना, ये हमेशा ही पूछा जाता है, शिव शंभू का चिट्ठा, है ना। और भारत मित्र में 1904 से 1905 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। यहां से प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से बताइए किसमें लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कारनामों को ओजपूर्ण और तीखी व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है। तो आपको बताना है शिव शंभू के चिट्ठे में बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉर्ड कर्जन के जो भारत विरोधी कारनामे थे उनको दोस्तों उकेरा गया है ना, उनका चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है, ओजपूर्ण शैली में प्रहार किया गया है। और ये रचना किसकी है, बाल मुकुंद गुप्त जी की। ठीक है, और एक कई बार पूछी गई, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त।
ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये कई बार पूछी जाती है, शिव शंभू के चिट्ठी किसके निबंधों का संकलन है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त है ना, इसको कई बार याद रखना है क्योंकि ये पूछा भी कई बार जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भौ निबंध के लेखक कौन है? भौ निबंध के लेखक बताना है। और आपने देखा होगा कि भौ का बहुत प्रताप होता है, चाहे भौरा हो, है ना, चाहे भौ भौ करता हो उसका भी प्रताप होता है ना। और दोस्तों भौ का जो प्रताप होता है वो आपको ही पता है। भौ का क्या प्रताप होता है? भौ निबंध के लेखक बताना है। तो बोले सर भौ का बहुत प्रताप होता है, भौ, है ना। यहां पर देखो ये भौ है और भौ का बहुत प्रताप होता है ना। और ये प्रताप नारायण मिश्र का निबंध हो जाएगा। भौ निबंध के रचनाकार कौन है आपसे पूछा जाएगा। बोले सर भौ का प्रताप तो बहुत होता है। अगर हम बात करें भौरे की तो भौरे का भी प्रताप होता है ना। और अगर भौ भौ कर दे, कभी कभी कुत्ता आ जाए और भौ भौ आपको कर दे भौ भौ, तो क्या हो जाएगा? उसका भी प्रताप होता है और आप भाग जाते हो। तो भौ का प्रताप होता है। इस प्रकार से हमें याद रख लेना है, कैसे भी हो हमें याद रखना है। प्रताप नारायण मिश्र इसके रचनाकार हैं, ठीक है। तो हमने याद कर लिया, प्रताप नारायण मिश्र ने दांत, भौ, वृद्ध, धोखा, खुशामद, आप, नारी, परीक्षा, द, समझदार की मौत, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे इन्होंने। तो इनको याद रख लेना प्रताप नारायण मिश्र को, है ना। इन्होंने दांत, भौ है ना, भौ बोली जाती है, भौ बोलते ना अपन, इसको क्या बोलते हैं? ये भौ, वृद्ध, धोखा, खुशामद, आप, नारी, परीक्षा, है, द, समझदार की मौत, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र साहब ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब यहां पर आते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है। प्रधान विशेषता बताना है साथियों, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रताप तो उसी का होता है, बोले सर प्रताप तो उसी का होता है जो विनोद प्रिय होता है। जो विनोद प्रिय होता है उसका प्रताप होता है, ना कि जो कर्कश होता है, जो कड़ा होता है ना। तो कैसे याद रखोगे ये भी आपको बताना है। कल्पना जी जल्दी से बताना है, आपका जो आंसर होगा 32 का, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान जो विशेषता है वो कौन सी है? विनोद प्रियता। वो कौन सी है? विनोद प्रियता। बोले सर अगर आपके अंदर विनोद प्रियता है तो आपका भी प्रताप होगा, आपका भी प्रताप होगा। अगर आपके अंदर क्या है? विनोद प्रियता है तो आपका भी प्रताप होगा। और आपको पता है कि एक रचना रची गई है मिश्र बंधु विनोद, एक रचना रची गई थी मिश्र बंधु विनोद, और यहां पर विनोद आया तो यहां पर फिर प्रताप नारायण मिश्र आ गए। मिश्र आ गए, बोले सर मिश्र से याद रख लेना, है ना। आपने पढ़ी थी ना मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार कौन है, बताया था आपने मिश्र बंधु, है ना। और यहां पर विनोद प्रियता आ गया, तो विनोद प्रियता में भी मिश्र आएंगे, यानी प्रताप नारायण मिश्र, या प्रताप उसी का रहता है जो विनोद प्रिय हो, ठीक है। इस प्रकार से प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता विनोद प्रियता है। इनकी शैली में एक प्रकार का मनमौजीपन है, उनमें कटुता नहीं है। तो इनके निबंधों की जो मानी जाती है दोस्तों वो विनोद प्रियता मानी जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के कवि थे? जल्दी बताओ, जनता जनार्दन बताएगी कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक माने जाते हैं, किस युग के निबंधकार माने जाते हैं। जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है कि जो प्रताप नारायण मिश्र थे ये किस युग के माने जाते हैं। और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचनाकार कौन है? शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचनाकार कौन है? श्रीराम शर्मा, है ना, श्रीराम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। क्या है? सभी लोग बताएंगे। थोड़ा सा वो कर लो, इसकी वो बढ़ा लो, जो इसकी क्वालिटी होती है उसको बढ़ा लो, है ना। तो यहां पर शिकार संबंधी रोचक निबंधों के माने जाते हैं। वेरी गुड आंसर, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग से संबंधित हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने, जनता जनार्दन ने बिल्कुल सही बताया है ना। जनता जनार्दन को धन्यवाद। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचनाकार कौन है? शिकार संबंधी, और शिकार संबंधी आपका 33 का उत्तर बताया है।
बिल्कुल सही बताया है कि सर श्री राम शर्मा गए, है ना, शिकार की बात करते ही श्री राम शर्मा गए, श्री राम शर्मा शिकार संबंधी। अशोक कुमार जी वेरी गुड आंसर। शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचनाकार श्री राम शर्मा हैं और पंडित श्री राम शर्मा ने शिकार से संबंधित अनेक निबंध लिखे हैं। श्री राम शर्मा ने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, ठीक है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है, ये बताना। बहुत ही बढ़िया है, प्रसाद पंत और मैथी, है ना, मैथी का प्रसाद पंत को दिन में दिया, मैथी का प्रसाद पंत को दिन में दिया। कैसे याद रखोगे? मैथी होती ना अपनी, जो मैथी अपन डालते हैं, कुछ में डालते हैं, है ना, घर में मम्मी लोगों को पता होगा किस किस में डालते हैं, और बहुत सारी अपनी बहनें हैं उनको भी पता होगा कि मैथी डालते हैं। और मैथी का प्रसाद पंत को दिया दिन में, रात में नहीं दिया, दिन में दिया। तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक ये निबंध हैं, तो ये किसके हैं? दिनकर के हैं, दिनकर के। इनको याद रखेंगे, ये प्रसाद हमें दिन में देना है, क्योंकि मैथी कैसी होती है? कड़वी होती है ना, तो ये दिन में, यानी कि दिनकर जी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चयन कर लिया आपने। प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण रामधारी से दिनकर की व्यवहारिक समीक्षा संबंधी कृति है, ना कि निबंध, ठीक है। अपनी समीक्षा में इन्होंने आधुनिक कवियों मैथिली शरण को सर्वश्रेष्ठ माना। उनकी दृष्टि में मैथिली शरण जी ने आर्य संस्कृति को जगाया है, पराधीन देश को अपनी शक्ति की याद दिलाई है इन्होंने। कौन ने? दिनकर जी ने। दिनकर जी बोले सर संस्कृति के 4 अध्याय इनकी काव्य रचना हमेशा याद होती है कि संस्कृति के 4 अध्याय हमें दिन में पढ़ना है, ठीक है। तो दिन में पढ़ना है तो सभी लोग दिन में भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन हो जाएंगे, है ना। बोले सर ये तो अर्धनारी है, दिन में नारी और रात में पुरुष, इस प्रकार से अर्धनारी हैं, अर्धनारी। तो अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रामधारी से दिनकर, अर्धनारीश्वर दिनकर यानी बी नंबर, अर्धनारीश्वर दिनकर यानी बी नंबर। ऐसे आप भी रिलेट किया करें और इनको याद करना है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह है और ये किसका है? दिनकर जी का है, दिनकर, ठीक है। अब बताना निषाद बांसुरी की रचना किसने, रचना विधा क्या है? निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? निषाद बांसुरी, और ये कैसी होती है? निषाद बांसुरी बताना है। प्रश्न क्रमांक 36, और 36 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निषाद बांसुरी की रचनाकार। ये रचना विधा बताना है यहाँ पर कुबेरनाथ राय की है ना, कुबेरनाथ राय का ये निबंध है ना। लेकिन ये कैसा निबंध है? ये ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। अमित शर्मा जी, निषाद बांसुरी ये कैसा निबंध है? ललित निबंध है, ललित, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। हाँ, कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित निषाद बांसुरी ललित निबंध है और इनका पहला निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का क्या है? निबंध है। ये भी आपको याद रख लेना। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य संग्रह हैं रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्रमणि पुत्तुल, है ना, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहत्राम, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव, कुबेरनाथ राय पहले माधुरी और फिर विशाल भारत में वैचारिक निबंध लिखते थे। पहले माधुरी में और फिर विशाल भारत में वैचारिक निबंध लिखते थे। एक कुबेरनाथ राय की बहुत सारी निबंध हैं, लेकिन यहां से आपसे पूछा गया कि निषाद बांसुरी का रचना विधा क्या है, तो रचना विधा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ललित निबंध। ये ललित निबंध यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर बताना है। दीपक जी कौन सा गलत हो गया? ये डी नंबर आपका निषाद बांसुरी बिल्कुल सही है, डी नंबर, ठीक है। कुबेरनाथ राय का निषाद बांसुरी ललित निबंध है, ये याद रख लेंगे, ठीक है, ए नंबर, ठीक है। अगला देखो यहां पर
प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? 37 का बताना है। दीपक जी कौन सा गलत हो गया, जल्दी से बताओ कमेंट में। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 37, और 37 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? रमेश चंद्र शाह, विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या फिर श्री राम, ये बताएंगे सभी लोग। 37 प्रिया नीलकंठी ये और निषाद बांसुरी। और दोस्तों अगर आपको बांसुरी लेना है, बांसुरी लेना है तो पैसों की जरूरत होगी, और आप पहले कुबेर बन जाओ। बोले सर मैं धनपति बन जाऊं, कुबेर बन जाऊं, फिर निषाद बांसुरी लूंगा, है ना। और फिर किसको दिलवा दोगे? प्रिया को भी दिलवा दोगे, अपनी प्रिया को भी दिलवा देना। क्या? निषाद बांसुरी। तो ये आपके लिए कुबेर का खजाना खाली करना पड़ेगा, कुबेर का, है ना, कुबेर। और ये भी आपको याद रख लेना, चाहे दोस्तों प्रिया को प्राप्त करना हो तब भी कुबेर की जरूरत होगी, चाहे निषाद को प्राप्त करना है, निषाद बांसुरी की, तब भी कुबेर की यानी कि कुबेर का खजाना खाली करना पड़ेगा, कुबेर नाथ राय, है ना। तो ये प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी, एक एक रचना जब आप पढ़ते हो तो ये सारी याद हो जाती हैं, और बहुत सारी रचना जब आती हैं तो बहुत सारा बोझ मन पर आ जाता है। वो आपको बताना है। 36वां बोल रहा है, 36वां चेक कर ले रहे हैं एक बार, कौन सा 36वां है? अर्धनारीश्वर ये रामधारी से दिनकर का भी है। अर्धनारीश्वर ये दिनकर का ही है भाई साहब, अर्धनारीश्वर दिनकर का ही है, ठीक है। अर्धनारीश्वर दिनकर का है, उसको याद कर लेना। और केवल 6 निबंध लिखकर निम्न में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित कर दी? 38 केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित कर ली, वो बताना है। प्रश्न क्रमांक, हाँ एग्जाम है नेट वालों के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनका दिवाली हो जाए, है ना। नेट वालों का जिनका एग्जाम है उनकी दिवाली हो जाए। केवल 6 निबंध लिखकर निम्न में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित कर दी, वो कर दी किसने? पूर्ण सिंह ने। सरदार पूर्ण सिंह इनका पूरा नाम है, सरदार पूर्ण सिंह इनका नाम है दोस्तों। बोले ना तो मजदूरी पूर्ण मिलती है और ना ही प्रेम पूर्ण मिलता है। ये पूर्ण सिंह है दोस्तों, इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। इनके कई निबंध हैं, कैसे याद करोगे? सरदार पूर्ण सिंह आलोच्य युग यानी कि द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं, पूर्ण सिंह, है ना। इन्होंने 6 निबंध लिखकर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट कर लिया। इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से संबंध हैं। गद्य में आवेगशील और व्यक्तित्व व्यंजक लाक्षणिक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये सरदार पूर्ण सिंह हैं दोस्तों, इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं, इनको भी आपको याद करवाएंगे, चिंता नहीं करो। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति की किस रूप में है, तो ये बताना है सरदार पूर्ण सिंह। और मैं आपसे बोलूंगा कि आपको क्या करना है, पूर्ण निबंध लिखना है। तो सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति नाटक में होगी कि निबंध में होगी? अब आपको बताओ। इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विष्णु प्रभाकर की का उपन्यास भी है, बिल्कुल सही है, वो तो विष्णु प्रभाकर का भी है, लेकिन ये दिनकर जी का भी है, ये भी याद रखो, है ना। हिंदू साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है, ये आपको बताना है। वो वहां पर उनका उपन्यास है और ये निबंध है, ये भी याद रखो, है ना। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है, तो किस रूप में है? एक निबंधकार के रूप में है, ये याद रखना है, निबंधकार के रूप में। निबंध को पूर्ण लिखना है, पूर्ण, तो पूर्ण से निबंधकार, ठीक है। इस प्रकार से याद रखो। यहां पर चलते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1881 को पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान पर हुआ। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है, क्योंकि इन्होंने शोध से संबंधित बहुत सारे लेख अंग्रेजी में लिखे हैं। हिंदी में इन्होंने कम ही लेख लिखे। सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख कविता संग्रह हैं खुले मैदान, खुले आसमानी रंग, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी, है ना, ये याद रख लेना है। तो यहां पर आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम ये कई बार पूछे गए हैं। आचरण की सभ्यता पूर्ण होनी चाहिए। अपन बोलते ना कि आपके अंदर आचरण की सभ्यता नहीं है, आचरण की सभ्यता पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह
है ना। और बोले सर ना तो कभी मजदूरी पूर्ण मिला है और ना प्रेम ही पूर्ण मिला है, तो मजदूरी और प्रेम निबंध की रचनाकार कौन हो जाएंगे, कैसे याद रखोगे। ना कभी मजदूरी पूर्ण मिली और ना कभी प्रेम ही पूर्ण मिला, तो ये मजदूरी और प्रेम पूर्ण से है ना। आचरण की सभ्यता पूर्ण से है, ठीक है। पवित्रता कैसी होनी चाहिए, पवित्रता आदि होनी चाहिए कि पूर्ण होनी चाहिए। बोले सर पवित्रता कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, पवित्रता पूर्ण होनी चाहिए। कन्यादान, सच्ची वीरता, है ना, सच्ची वीरता, ये इन्हीं के निबंध माने जाते हैं दोस्तों, इनको आप याद रख लेना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सरदार पूर्ण से विख्यात हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो हमें निबंध लिखना है, निबंध याद रख लेना है कि सरदार पूर्ण से विख्यात हैं, तो वो विख्यात हैं निबंधकार के रूप में। निबंधकार के रूप में जब याद करने की बात आती है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं कि निबंध पूर्ण रूप से निबंध आपको याद कब होता है, जब आप कोई चीज बार बार देखते हो, आप चाहते हो कि एक बार में ही क्या कर लें, एक बार में ही सब कुछ प्राप्त कर लें। जैसे एक संप्रदाय पढ़ा होगा आपने, तत्सुखी संप्रदाय, है ना, तत्सुखी संप्रदाय। बोले सर इसके जीवाराम हैं, इसके प्रवर्तक जीवाराम हैं। और मैंने आपको याद करवाया था कि जीव जो दुनिया के जीव हैं वो तत् मतलब तत्काल सुखी होना चाहते हैं, और आप लोग हो कि एक बार में ही याद करना चाहते हो, है ना। तो इसलिए तत्सुखी संप्रदाय के जीवाराम याद कर लिया था कि जीव तत्काल सुखी होना चाहता है ना। और मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो मैंने याद भी करवा दिया कि ना तो सर मजदूरी पूर्ण मिली और ना ही प्रेम पूर्ण मिला, तो इसके रचनाकार कौन होंगे, सरदार पूर्ण से हैं। सरदार पूर्ण से, ये भी याद रख लेना, लेखक की एक रचना है, शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आचरण की सभ्यता भी है और मजदूरी और प्रेम, यानी कि यहां पर बी नंबर पूछा गया था, तो बी नंबर आपको बताना है। लेकिन ये आचरण की सभ्यता भी किसकी है, बोले सर आचरण कैसा होनी चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण शुद्ध आचरण होना चाहिए, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बुक नंबर आपकी बुक ये घटना चक्र की है साहब, दीपक जी ये घटना चक्र की है, ये बुक ले सकते हो आप लोग। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वेरी गुड माया राम जी, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सजान, है ना। और आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, बोले सर आचरण की सभ्यता की अगर बात करते हो तो आचरण की सभ्यता पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, ना कि अधूरी। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण। अब कभी भी आएगा आपके सामने ये प्रश्न, कभी भी आ जाए, निबंध कभी भी आ जाएगा, आचरण की सभ्यता, आपको ये ट्रिक याद आएगी, क्योंकि ये मानसिकता आपके मन में बैठ गई है कि आचरण की सभ्यता पूर्ण होनी चाहिए, है ना। तो पूर्ण से की हो जाएगी। और निबंध के लेखक यहां पर दोस्तों सरदार पूर्ण से हैं, अध्यापक पूर्ण से माने जाते हैं। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण से का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बोले सर अध्यापक हमने कन्यादान भी पूर्ण रूप से कर दिया, कन्यादान भी हमने पूर्ण रूप से कर दिया, मजदूरी भी पूर्ण नहीं मिली, प्रेम भी पूर्ण नहीं मिला, और आचरण की सभ्यता भी पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन गेहूं और गुलाब ये नहीं है, यसरत्ती जी, गेहूं और गुलाब, ये जो गेहूं और गुलाब है ये नहीं है, यानी सी नंबर नहीं है। आसू जी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम निबंध है, कन्यादान निबंध भी किसका है, सरदार पूर्ण सिंह का है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, 43 का आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है, इनको हमें याद रखना है। विक्रमोवर्षीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है, विक्रमोवर्षीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक बताना है। उत्तर को क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रमोवर्षीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना, या फिर रामचंद्र शुक्ल या अज्ञेय, या इनमें से कोई नहीं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो डबल डबल कवियों की हैं, इनको थोड़ा सा हमें शांति बना के रखना है ना, ये सारी चीजें आएंगी। वेरी गुड। और विक्रमोवर्षीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है, तो यहां पर विक्रमोवर्षीय जो मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रदीप जी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, विक्रमोवर्षीय मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये आपने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। गुलेरी जी हैं, गुलेरी जी ने क्या कहा है
अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कह दिया इन्होंने, अपभ्रंश को बोले सर पुरानी हिंदी कह दिया गुलेरी जी ने, है ना। और हिंदी साहित्य के आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था, बोले सर इन्होंने धीरे से कह दिया था अपभ्रंश काल, है ना। बोले अपभ्रंश को धीरे से गोली मारो, अपभ्रंश को धीरे से गोली मारो, तो अपभ्रंश काल कहा धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी ने, धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी ने आदिकाल को अपभ्रंश किया। मैंने आपको याद करवाया था कि अपभ्रंश को धीरे से गोली मारो, है ना, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये चंद्र शर्मा गुलेरी की विक्रमोर्वशी की मूल कथा ये नामक निबंध है, ये आपको याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आए और थोड़ा सा इस साइड आ गए। अब यहां पर चलेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि आपका दिया है यहां पर कि दोस्तों ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने विक्रमोर्वशी की मूल कथा अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारेसी मोही कोठाओ, मारेसी मोही कोठाओ तथा कछुआ धर्म आदि निबंध इन्होंने लिखे हैं, है ना। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कोठाओ एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक, ये कई बार पूछा गया, मारेसी मोही कोठाओ कछुआ धर्म, है ना, कछुआ धर्म। बोले क्या मारे, क्या मारे, कि गोली मारे, मारेसी मारेसी कछुआ धर्म, कछुआ धर्म भी है ना। मारेसी गोलेरी, एक किसकी होगी, गोलेरी, क्या मारे, बोले मारेसी क्या मारे, गोली मारे, गोली, तो गुलेरी, मारेसी गोली मारे, गोली, इस प्रकार से। और एक कछुआ धर्म है दोस्तों, कछुआ धर्म ये गुलेरी जी का है, गुलेरी जी, इस प्रकार से याद रख लेना। गुलेरी जी के दोनों निबंध हैं, मारेसी मोही कोठाओ और कछुआ धर्म, ठीक है, इनको याद रखेंगे। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है, समास शैली, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 5% 10% लोगों पर बनने वाला ये प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर दिया गया है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। तो जसप्रीत कौर जी, वेरी गुड, यहां पर किस प्रकार के निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है, तो यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा, समास शैली का होता है दोस्तों विचारात्मक, विचारात्मक निबंधों में होता है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा क्या, डी नंबर, डी नंबर हो जाएगा, है ना। ऐसे निबंध आपको याद रख लेना, ऐसे प्रश्नों को याद रख लेना, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है, आपका उत्तर हो जाएगा विचारात्मक निबंधों में, विचारात्मक निबंधों में, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। विचारात्मक निबंधों के प्रणयन में लेखक ने समास एवं व्यास दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। विषय प्रधान निबंधों को विवरणात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक एवं विचारात्मक निबंधों के वर्गों में विभक्त किया जाता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध शैली की दृष्टि से बहुत करीब है, इनके प्रतिपादन की पद्धति में अंतर होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये याद रखना है कि समास शैली और व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है विचारात्मक निबंधों में, है ना। आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है 47 में कि किस प्रकार के निबंधों में बुद्धित्व प्रमुख होता है, बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, तो किसमें होता है बुद्धि तत्व, भावनात्मक में, वर्णनात्मक में, विवरणात्मक में या फिर विचारात्मक में। और जब आप विचार करते हो, किसी भी चीज पर विचार कर रहे होते हो, तो आप बताओ किसका प्रयोग करते हो, दिल का करते हो, बुद्धि का करते हो, दिमाग का करते हो, काय का करते हो। जब आप विचार कर रहे होते हो कि यार टीजीटी का एग्जाम कैसे निकालें, तो आप बोलते हो कि यार मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही है कि एग्जाम कैसे निकालें, कंपटीशन बहुत है ना। और यहां पर आपकी बुद्धि काम करने लगी, बोले सर मेरे अंदर तो विचार आने लगे हैं, विचार, तो बुद्धि तत्व प्रमुख होता है विचारात्मक, बुद्धि तत्व प्रमुख होता है विचारात्मक निबंधों में, बुद्धि तत्व प्रमुख होता है विचारात्मक निबंधों में, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व और भावात्मक निबंधों में रागात्मक, भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व को प्रधानता मिलती है ना। आपको पता होगा कि आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो तो उससे राग करने लगते हो, रागात्मक रूप निकलने लगता है, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। यहां पर देखते हैं, यहां पर आते हैं कि दोस्तों नाटक और एकांकी, नाटक और एकांकी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। निबंधों के बारे में बहुत पढ़ लिया, बहुत देखा, है ना, मजदूरी और प्रेम देख ली हमने, बहुत सारे निबंध देख लिए, भारतेंदु जैसे निबंधकार देख लिए जिन्होंने इस विधा को प्रारंभकर्ता माने जाते हैं,
है ना। और अब आपको बताना है संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है, तो बताना है। बोले सर युग युग में हरि की जीत हुई है। युग युग में हरि की जीत हुई है, तो इस युग में भी हरि की जीत होगी। युग युग में हरि की जीत हुई है, इस युग में भी हरि की जीत हुई है। तो यहां पर संभवामी युगे युगे हरि जीत, हरि जीत, हरि की जीत युग युग में हुई है, युग युग में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या होगा? मनमोहन या फिर हरि जीत? एक का हो जाएगा दोस्तों आपका एक। युग युग में हरि की जीत हुई है, तो इस युग में भी हरि की जीत होगी, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नंबर आपका सही होगा। संभवामी युगे युगे नाटक की रचयिता जी.जे. हरिजेत हैं। इनके यह नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक माना जाता है और 1980 में प्रकाशित हुआ इस नाटक को कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त है ना। हरिजीत ने कन्नड़, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं में नाटकों की में रचनाएं की हैं। रंगायन, खरगोश की नौकरी इनका एकांकी संग्रह है। रंगायन और खरगोश की नौकरी इनका एकांकी संग्रह माना जाता है। इनको भी हमें याद रखना है, ठीक है। फिर अगला को यहां पर देखें कि दोस्तों हुमायूं, उत्तर मृच्छकटिका, रेल सत्याग्रह, खामोश इमरजेंसी जारी है। खामोश इमरजेंसी जारी है, कल नेट का एग्जाम है। खामोश इमरजेंसी जारी है, कल नेट का एग्जाम है। सभी लोग हरि का भजन करके जाना, सभी लोग हरि का भजन करके जाना। एक और विक्रमो वर्षीय है ना ओह यूनिवर्सिटी, स्मार्ट स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल परशुराम, विद्रोही, एक संघर्ष कथा, बैतरणी के पार नाटक, है ना। तो इनको याद रख लेना। खामोश इमरजेंसी जारी है। आचार संहिता लग गई नेट एग्जाम की, है ना, लग गई कि नहीं लग गई? सभी के लिए आचार संहिता लग गई। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था। कैसे याद करवा दिया था कि खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया। खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया। तो नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा होगा? अमृत पुत्र या खूबसूरत बहू? कैसे याद रखोगे? प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर बताना है। नाग बोडस द्वारा लिखित जो नाटक है वो कौन सा है? नाग बोडस द्वारा जो लिखित नाटक है वो है खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू यानी ए नंबर, है ना। खूबसूरत बहू को नाग ने डस लिया, नाग ने, तो नाग बोडस का ये नाटक हो जाएगा, ठीक है। नाग बोडस एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार थे। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में हुई है ना। इनकी रचनाएं हैं खूबसूरत बहू, थेकू बाबा, लोचन दास, नर नारी और कीर्ति विकृति, है ना। आपको पता है कि जब खूबसूरत बहू को नाग ने डस लिया तो यहां पर नर नारी आने लगे, नर और नारी आने लगे और सभी लोग अपने लोचन से आंसू बहा रहे थे। तो लोचन दास, है ना। और फिर यहां पर एक थेकू बाबा भी आए। थेकू बाबा आए, झाड़ फूक की इन्होंने, और लेकिन क्या हो चुकी थी? कृति विकृति हो चुकी थी। जब तक कृति विकृति हो चुकी थी। कैसे याद रखोगे? बोले सर खूबसूरत बहू को नाग ने डस लिया, यहां पर बहुत सारे नर नारी इकट्ठे होने लगे, तो नर नारी भी इनका नाटक है और सब लोग लोचन से आंसू बहा रहे थे, तो लोचन दास भी इनका नाटक है। और एक थेकू बाबा आए जिन्होंने झाड़ फूंक तो बहुत की, लेकिन जो कृति थी उसकी विकृति होने लगी। तो कृति और विकृति भी किसकी रचना होगी, किसका नाटक होगा? नाग बोडस का। कैसे याद रखोगे? बोले सर खूबसूरत बहू को नाग ने डस लिया, है ना। जहां पर नर नारी इकट्ठे, आप देखते हैं ना कोई घटना घट जाती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही हमें याद करना है। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है वो कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 3, चारू मित्र राजकुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। तो आपको बताना है दोस्तों, आपको पता है कि जो आषाढ़ का एक दिन है कालिदास जी के ऊपर ये लिखा गया है, आषाढ़ का दिन एक दिन, लेकिन ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, सुरेंद्र वर्मा का नहीं है ना। तो यहां पर आपको याद रख लेना है। थोड़ी सी अपनी अपनी क्या बढ़ा लो, अपनी अपनी दोस्तों वो बढ़ा लो क्वालिटी, जिसकी स्क्रीन सही नहीं आ रही वो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग में असत्य है, तो देखो यहां पर देखो चारू मित्र राजकुमार वर्मा का है, ठीक है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की एकांकी है ना। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का, लेकिन ये सुरेंद्र वर्मा का नहीं है।
यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, कालिदास के जीवन पर आधारित आषाढ़ का एक दिन है, इसको भी हमें याद रखेंगे। और इसे 1959 में दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन मोहन और राकेश, आषाढ़ के एक दिन मोहन और राकेश घूमने गए थे। आषाढ़ के एक दिन मोहन और राकेश घूमने गए थे, ऐसे याद रखोगे। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है तो कौन माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन माना जाता है दोस्तों? आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी या प्रहलाद चरित। यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 में हमें चयन करना है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है। और यहां पर आपका जो उत्तर दिया है वो दिया है आनंद रघुनंदन। क्या दिया है? आनंद रघुनंदन हिंदी का ये प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे दोस्तों, इसके बारे में अपन को थोड़ा सा विस्तार से भी पढ़ना है कि जो महाराज विश्वनाथ से कृत आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 ईस्वी शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंभक, भारतभाग आदि का प्रयोग किया है और रंग निर्देश में भी दिए गए हैं। इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना, किंतु इसमें नाट्य दृष्टि से अनेक दोष हैं। अंधेर नगरी 1881 तथा नील देवी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रहलाद चरित श्रीनिवास दास कृत ये नाटक माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से माना हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, है ना। यहाँ पर आनंद रघुनंदन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किया है, तो बताना है कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है। 5 का आंसर बताना है। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? कैटो और कैटो का किया है किससे किया है ये बताना है। और ये उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कृतांत। ये बाबू तोताराम जी ने किया है दोस्तों। जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत के नाम से, कैसे नाम से किया है? कृतांत के नाम से। यानी आपका जो बी नंबर है कृतांत, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत शीर्षक से 1879 में किया है ना। अब आपको बताना है जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? करुणालय बताना है दोस्तों, है ना। आपको पता है ये क्या माना जाता है करुणालय? जल्दी बताओ। करुणालय के बारे में एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट आता है, प्रश्न आता है, ये क्या माना जाता है करुणालय? और ये जयशंकर प्रसाद जी का नाट्य रूप माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 में उत्तर हमें बताना है कि ये क्या है। प्रतीकात्मक नाटक है, एकांकी ऐतिहासिक नाटक है या फिर गीति नाट्य है? यानी कि 6 का आंसर। और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर लेना, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस, जहां पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल भी है और साथ ही पेड कोर्स भी आपको उपलब्ध है। तो जो भी साथी पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो पेड कोर्स लेकर टॉप 50 स्टूडेंट में टीजीटी पीजीटी के बैच में शामिल होकर अपना अध्ययन बना सकते हैं, अपने अध्ययन कर सकते हैं। और जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो नाट्य रूप एक गीति नाट्य माना जाता है। गीति नाट्य यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी हम याद रख लेना, गीति नाट्य करुणालय जयशंकर प्रसाद। बोले सर जयशंकर या शंकर जी सब पर करुणा करते हैं, है ना। और लोग इनके सामने जाते हैं दर्शन करने तो गीत गाते हैं, गीत। तो करुणालय गीति नाट्य है किसका? जयशंकर प्रसाद का। छायावाद के प्रवर्तक, ये याद रखना। अब यहां पर देखेंगे हम, यहां पर है हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1913 है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले दोस्तों सज्जन, प्रायश्चित, राजश्री, इनका प्रथम नाटक माना जाता है कौन सा? सज्जन। याद रख लेना, इनका प्रथम नाटक माना जाता है सज्जन माना जाता है। प्रायश्चित 1913, राजश्री 1914, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 27, स्कंदगुप्त 28, है ना। एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी इनका लास्ट। अब आपको जो नेट वाले एग्जाम है वो इतना याद रख लेना, कितना ज्यादा ना हो सके तो इतना याद रख लेना कि सज्जन इनका प्रथम है 1910 में और ध्रुव स्वामिनी इनका लास्ट है 1933 में। इतना अगर आप याद कर लेते हो तो आपको शायद एक नंबर आपका बन जाए। कल बता देना कि सर ये आ गया था, है ना।
तो यहां से क्रमबद्ध पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को क्रमबद्ध कीजिए, तो सज्जन इनका प्रथम और ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम। अगर इतना ही आपको याद हो जाता है तो शायद एक नंबर आपका बढ़ सकता है ना। प्रायश्चित 1913, राजश्री 1914 है ना, और 1921। राजश्री कितने में मिलने लगा? बोले सर अब तो 25 में मिलने लगा, 25। अब इसको 14 कर दो, इसका रेट, राजश्री का रेट कितना करना है? 14 कर दो, 14। बोले सर वैशाख से राजश्री मिलेगा 14 में, है ना। और विशाखा भी है, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 27 की हो गई, कामना 27 की हो गई। हाँ वो झरना है काव्य प्रसाद का, वो काव्य रचना है, नाटक पढ़ रहे हैं हम, नाट्य रचना, ठीक है। एक घूंट 1929, करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया, सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया, ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर यहां पर बताना है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है, सही क्रम बताना है क्या है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताएंगे। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, ये पूछ लिया जाता है इस प्रकार से। तो हमने याद किया था, क्या याद किया था, जल्दी से बताओ। यहां पर आ गया है कौन सा? अजातशत्रु तो बात का है, तो यहां पर जल्दी बताओ, जल्दी करो, अब क्रमबद्ध करना है, कैसे करोगे? उत्तर क्या आ रहा है सभी लोगों का? कौन सा आ रहा है? विशाखा, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। वेरी गुड। यहां पर देखो, यहां पर आ गए, तो यहां पर आए हम कि यहां पर सज्जन था, प्रायश्चित, राजश्री, ठीक है, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया, और फिर कामना 27, स्कंदगुप्त 28, कामना 27, स्कंदगुप्त 28। तो विशाखा सबसे पहले, है ना, विशाखा 21 की हो गई, और अजातशत्रु दो अजातशत्रु हैं, दो कितने, दो हैं, तो ये आपका 22 हो गया, ठीक है। कामना 27 की हो गई, कामना 27 की हो गई, स्कंदगुप्त 28। ये इनको याद कर लेना, इनको याद करना है साथियों, यहां से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, और जयशंकर प्रसाद से क्वेश्चन आता ही है। जयशंकर प्रसाद से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिनसे यहां से प्रश्न ना पूछे जाते हों जयशंकर प्रसाद जी से, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जन्मेजय नाग यज्ञ के लेखक कौन है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, बोले सर नाग की अगर बात करते हो तो नाग तो बरसों से पड़ा है शंकर जी के गले में, है ना, तो ये नाटक भी किसका होगा, किसका होगा? जन्मेजय का नाग यज्ञ। बोले जन्मों जन्म डला है नाग, जन्मों जन्म डला है नाग शंकर जी के गले में, तो ये किसका हो जाएगा? 8 का उत्तर। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का ट्रिक दे देंगे वो हम उसका, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक का, लेकिन जन्मेजय का नाग यज्ञ ये तो आपको पता ही चल गया कि ये जयशंकर प्रसाद का है। सी नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसकी रचनाकार कौन है? हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसकी रचनाकार कौन है? तो ये बताना है। करुणालय, जयशंकर प्रसाद, अनंत, मैथिली शरणगुप्त, उन्मुक्त। गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना बताना है। गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार, तो आपने चयन किया है कि सर गीति नाट्य परंपरा की अगर बात करोगे तो गीत गाते हैं लोग कह के करुणा के, गीत गाते हैं लोग करुणा के, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। करुणालय, करुणालय जयशंकर प्रसाद, है ना, ये आपको याद रख लेना। करुणालय जयशंकर प्रसाद के हैं और गीत गाते हैं लोग करुणा के, है ना। बोलते ना वो एक गाना है, मरघट पे राम कागत हुई है ये तन की, पढ़ते करुणालय। ये जयशंकर प्रसाद का दोस्तों गीति नाट्य है और ये प्रथम रचना मानी जाती है। इस प्रकार से पढ़ेंगे। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। ये गीति नाट्य है करुणालय और हमें गीत गाना है काय के? करुणा के। हमें गीत गाना है करुणा के, यानी सी नंबर
आपका बिल्कुल सही होगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है तो कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 11 में, और 11 का आपका बिल्कुल सही होगा करुणालय। करुणालय और करुणा के गीत गाना है, करुणा के गीत गाना है सभी लोगों को, है ना। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ये आपको बताना है। ध्रुव स्वामिनी, कृष्ण अर्जुन युद्ध, रुक्मणी परिणय या फिर प्रेमलोक। यानी 12 का आंसर, 12 का आंसर बताना है। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? साहित्य में जो मजा है दोस्तों कोई और सब्जेक्ट में नहीं है, साहित्य में जो मजा है वो किसी में नहीं है। और बोले सर ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का है। यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। नाटक ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? तो ये की है किसने? जयशंकर जी, जयशंकर प्रसाद जी ने। इनको याद रखेंगे। एक बार और आपको बताएंगे दोस्तों हम क्या, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक, जयशंकर प्रसाद जी का ये ध्रुव स्वामिनी 1933 का है। फिलहाल इनको एक बार और देखो सभी लोग जो भी हैं। सज्जन 10, बोले 10 सज्जन आए थे हमारे घर, 10 सज्जन आए थे, है ना, और 13 ने प्रायश्चित कर लिए। 13 प्रायश्चित अच्छा है। क्या बोलोगे अब? 13 प्रायश्चित अच्छा है ना, 13 प्रायश्चित अच्छा है। राष्ट्री 14 में बिक रहा है। राष्ट्री कितने में बिक रहा है? 14 में। विशाखा 21 की हो गई है, विशाखा 21 की हो गई है। और हमारे 2-2 शत्रु हैं, हमारे 2-2 शत्रु हैं, हमारे 2-2 शत्रु हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ 26, है ना, 26, इसको याद रखेंगे। कामना 27 की हो गई। स्कंदगुप्त 28, स्कंदगुप्त 28, है ना, इसको याद रखेंगे जो आपको बताना है। ठीक है। 1 घूंट 29, 1 घूंट 29, चंद्रगुप्त 31, ध्रुव स्वामिनी 33, ध्रुव स्वामिनी 33। तो इनको बहुत अच्छे से बताना है। थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं और आपसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि सज्जन का रचना काल क्या है। फटाफट से याद करना है, फटाफट। आपके घर कितने सज्जन आए? आपके घर कितने सज्जन आए? जल्दी से बताना है आपको, आपके घर कितने सज्जन आए? तो सज्जन बताना है। हाँ, 1912 में कल्याणी परिणय भी है। वेरी गुड। तो सज्जन कितने आए आपके यहां? जल्दी से कमेंट में लिखो। याद होनी चाहिए जयशंकर प्रसाद जी के। श्रीलाल जी, राजेश वर्मा, राजेश मौर्य जी, वेरी गुड। सज्जन कितने आए? बोले सर 10। कितने आए? 10। बहुत बढ़िया, सज्जन आए 10, तो 1910। अब आपको बताना है कि प्रायश्चित किसका अच्छा है? प्रायश्चित किसका अच्छा है, मेरा कि तेरा? प्रायश्चित किसका अच्छा है? हमारे घर 10 सज्जन आए, हमारे घर 10 सज्जन आए, तो सज्जन नाटक 1910। प्रायश्चित मेरा अच्छा है कि तेरा? प्रायश्चित मेरा अच्छा है कि तेरा? उत्तर लिखना है, जल्दी से फटाफट से लिखेंगे सभी लोग। प्रायश्चित मेरा अच्छा है कि तेरा? तेरा, है ना, बहुत बढ़िया। प्रायश्चित मेरा अच्छा है कि तेरा? तो तेरा। राष्ट्री कितने में बिक रहा है? राष्ट्री कितने में बिक रहा है? कमेंट में लिखना है जल्दी से। ये नाटक याद करनी है, पूछे ही जाते हैं, चाहे नेट हो, पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो, ये हमेशा पूछे जाते, इसलिए मैं याद करवा रहा हूं कि आपको 10% तो याद हो जाएगा। मेरे घर 10 सज्जन आए, बोले सर, और प्रायश्चित 13 अच्छा है। और आपको बताना है राष्ट्री कितने में बिक रहा है? राष्ट्री, राष्ट्री के बहुत दीवाने होते लोग। राष्ट्री कितने में बिक रहा है? 14 में। कितने में बिक रहा है? 14। तो याद रखो, राष्ट्री 14। विशाखा कितने की हो गई? विशाखा कितने की हो गई? बोले सर मेरी विशाखा 21 साल की हो गई है, मेरी विशाखा 21 साल की हो गई है। अब क्या करना है? इसकी शादी करना है। कैसे याद रखोगे? विशाखा 21 की हो गई और कामना 27 की हो गई है। विशाखा 21 की और कामना 27 की। तो विशाखा 21 और कामना 27, 14 में राष्ट्री बिका। ठीक है, इस प्रकार से याद रखोगे। और यहां पर आ गए अपन कौन? 21 के बाद अजात शत्रु।
शत्रु कितने हैं? बोले दो दो शत्रु है, दो दो। कितने हैं? 2 और 2, तो 22 हो जाएगा। शत्रु कितने हैं? 2 2। ऐसे कर दो, वो बोलते ना फोटो खींचते जो अब सेल्फी लेते ऐसे, बोले ऐसे करो, सेल्फी लेके बोले ऐसे करो, ऐसे 2 2 शत्रु हो गए 2 2, शत्रु 2 2 यानी 22। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ गया फिर? हाँ 26 में जन्मेजय का नाग यज्ञ है 26, कामना आ गई फिर 27, है ना, नाग यज्ञ 26, जन्मेजय का नाग यज्ञ 26। ठीक है, बोले सर 26 साल के हो गए हैं, अब हमें जन्मेजय का नाग यज्ञ करना है 26 साल में। 27 की कामना, है ना, और स्कंदगुप्त 28, स्कंदगुप्त 28, है ना, और 29 में एक घूंट, 29 में एक घूंट और पी लो तो 30 पहुंच जाता। 29 में एक घूंट पियोगे, 29 में बोले सर 29 के साल के हो गए, अब एक घूंट और पी रहे हैं पीजीटी के लिए, है ना, फिर 30 में बाहर कर दिए जाएंगे। तो 29 में एक घूंट एकांकी है, नाटक और एकांकी की श्रेणी में रख दिया जाता है। और चंद्रगुप्त 31, चंद्रगुप्त 31, स्कंदगुप्त 28, स्कंदगुप्त 28, चंद्रगुप्त 31, जन्मेजय का नाग यज्ञ 26 और ध्रुव स्वामिनी 33। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी 33। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 10% याद हो गया होगा, 10% ये रचना याद हो गई होंगी। अब क्रमबद्ध अगर आएगा तब भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, विनोद कुमार जी, अभिषेक, पूनम जी, सुनील जी। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, थोड़ा सा अभी क्लास के बाद रिवाइज कर लेना तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। तो सभी लोग याद करें दोस्तों और बढ़ते रहें आगे। और जो भी साथी चाहते हैं कि सर हम आपके पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ें और पढ़ें मस्ती से, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और कोई भी एग्जाम हो क्वालिफाई करें। नेट एग्जाम को लिए, नेट एग्जाम वालों के लिए पुनः एक बार इनकी दिवाली हो जाए, है ना, बहुत बढ़िया। अर्चना सिंह जी, सुनील जी, माया राम जी, पूनम जी, अजय कुमार जी, राजेश जी, वेरी गुड। सेल्फ टारगेट, मोनिका जी, रेखा जी, कमला जी, जिन भी साथियों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड जरूर करें, है ना। सुनीता यादव जी, गरिमा जी, बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये नाटक, ये रचना, ये कुछ भी नहीं है, ये सब याद हो जाती हैं, है ना। हिंदी साहित्य को बोझ मत समझो, सब आ जाता है ना। ब्लॉगर किंग जी, कुलदीप सिंह जी, मोनिका, शिव कुमार जी। और 2 टेस्ट उपलब्ध है, और वहां पर आप जाना, कहां पर जाओगे? अपने ऐप में जाना, ऐप में, वहां पर मैंने 2 टेस्ट प्रोवाइड करवाए हैं आपको कल। वो टेस्ट जरा देख के देखो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, कितने नंबर आपके आ रहे हैं टेस्ट में, है ना। तो आपको ऐप में जाना है, वहां पर टेस्ट उपलब्ध हैं, तो वो आप देकर देना है उन टेस्ट को। 50 क्वेश्चन का है और एक 10 क्वेश्चन का है ना। तो इन टेस्ट को आपको हल करना है, सॉल्व करना है, आप कितने कर पाते हो। ठीक है, मिनी पांडे और बालसुधा जी, दीपक जी, प्रियंका, कुणाल जी, MR, कल्पना, है ना, गरिमा जी, रेखा, राजेश जी, दारसू, पूनम जी, अजय जी, अभय, रोमा जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग दोस्तों क्या करें कि हाँ, वेरी गुड, धर्मवीर सिंह जी। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और आगे चलते रहें और याद करते रहें, है ना। सुषमा जी, संगीता, गोविंद जी, दीपक जी, मिस्टर शर्मा, हिंदी मस्ती, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूनम, मायाराम, अंकित जी, सोनिया, दारसू जी, सुमन जी, वेरी गुड। प्रदीप कुमार मिश्रा जी, मिनी पांडे, MR शर्मा, हैम इंग्लिश जी। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो भी साथी बनना चाहते हैं दोस्तों, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, वो पेड कोर्स लेकर के देखें अपनी पढ़ाई को तैयारी। होता क्या है कि दोस्तों यहां पर आपको पूरी क्लासें नहीं मिल पाती हैं, मैं तो करता हूं प्रयास कि आपको क्लासें मिल जाए। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप पर आपका टेस्ट क्विज चलता है, रोज क्विज टेस्ट रोज चलता है। रवि सर वहां पर आपको क्विज करवाते हैं
तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है, जहां पर टेस्ट क्विज होता है रोज। वहां पर आपको तुरंत आपके नंबर बताए जाते हैं कि आपको कितने नंबर मिले हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कौन सा गलत है। ये सारी चीजें टेलीग्राम पर क्विज चलता है, टेस्ट क्विज हिंदी साहित्य का रोज चलता है। आपको ग्रुप में लिंक दे दी जाती है, आपको वहां पर सॉल्व करना होता है बहुत सारे प्रश्न, ठीक है। तो सभी लोग जुड़े रहें, टेस्ट हल करते रहें, ऐप डाउनलोड कर लें और पढ़ते रहें, ठीक है। अर्चना जी वेरी गुड, सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।